चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सॉयल, टेम्परेचर, वैरायटी, टोपोग्राफी, मृदा, तापमान, प्रजाति, स्थलाकृत। तीन चारों में से आपको पहचानना है कि कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, वैरायटी जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो है वो पार्ट नहीं है। इसमें जो है कृषि जलवायु का क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत जो एक क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है वो सॉयल, टेम्परेचर एवं टोपोग्राफी जो है, मृदा, तापमान, स्थलाकृत, ये सभी जो है वो आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा वो सी, वैरायटी जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर सी है। तो ये तीनों जो हैं सॉयल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, ये सभी जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच लिस्ट फर्स्ट टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी विथ लिस्ट सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तीन उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को सूची सेकंड के उत्तर प्रदेश के जनपद से सुमेलित करना है। इनमें से किस जनपद में कौन सा जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो पाया जाता है? ए है वेस्टर्न प्लेन्स जोन कौशाम्बी, बी है सेंट्रल प्लेन्स जोन ललितपुर, सी है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन गौतम बुद्ध नगर, एंड डी है बुंदेलखंड सिद्धार्थनगर। तो इसमें में से आपको पहचानना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो वेस्टर्न प्लेन जोन्स जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। तो फर्स्ट में जो है वो सी हो जाए, तीसरा हो जाएगा। तीसरा के माध्यम से जो है वो तो वेस्टर्न प्लेन जोन्स जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये इसके फर्स्ट में जो है वो तीसरा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो डी जो है वो राइट है। तो इसमें जो है वेस्टर्न प्लेन जो है वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सेंट्रल प्लेन जोन्स जो है वो कौशाम्बी में है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो है वो सिद्धार्थ नगर में पाया जाता है। जबकि बुंदेलखंड जोन जो है वो ललितपुर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी जो है वो आपका जनपद है। वेस्टर्न प्लेन जो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में पाया जाता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। मध्य मैदानी क्षेत्र जो है वो कौशाम्बी में हो जाएगा आपका। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है वो सिद्धार्थनगर, बुंदेलखंड जो है वो ललितपुर। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ पैडी इन SRI सिस्टम इज SIR पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संशोधित बीज दर कितनी है? ए है 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर, बी है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, सी है 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर, एंड डी है 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसमें में से राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो सीड रेट लगता है पैडी का SRI मेथड के द्वारा। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज कम्स इन ट्रांसप्लांटिंग राइस। ए है 20 से 25 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, बी है 35 से 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, सी है 50 से 55 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, एंड डी है 60 से 65 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रोपित धान में अधिकतम कल्ले जो हैं वो निकलने की अवस्था किस अवस्था में होती है? तो रोपाई के 20 से 25 दिन, 35 से 40 दिन, 50 से 55 दिन, 60 से 65 दिन। तो इसमें में से ऑप्शन जो है वो बी सही है। 35 से 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज जो है वो ट्रांसप्लांटेड राइस फील्ड में होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है, और जबकि पेनिकल बनने की अवस्था जो होती है वो होती है 50 से 55 दिन। तो पेनिकल जो बनता है वो राइस में 50 से 55 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग बनती है। जबकि मैक्सिमम टिलरिंग जो होती है वो 35 से 40 डेज में होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज़ नॉट डबल पर्पज वैरायटी ऑफ लिनसीड। ए है गरिमा, बी है गौरव, सी है पूर्ववती, एंड डी है शिखा। तीन चारों में से कौन सी द्विदेशी नहीं है अलसी की प्रजाति पूछ रहा है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए गरिमा जो है वो आपका, तो गर्मिया जो है वो द्विदेशीय डबल पर्पज की वैरायटी नहीं है, क्योंकि इससे हम रेशा जो है फाइबर नहीं प्राप्त करते हैं। बाकी गौरव, पार्वती और शिखा जो है ये सभी जो हैं वो डबल पर्पज द्विदेशी अलसी की प्रजाति हैं। तो इसमें में से कौन सा नहीं है प्रश्न में पूछा गया है? तो गर्मिया जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थिनिंग इन मस्टर्ड क्रॉप इज रिकमेंडेड एट। ए है 10 डेज आफ्टर सोइंग, बी है
20 डेज आफ्टर सोइंग, सी है 30 डेज आफ्टर सोइंग एंड डी है 40 डेज आफ्टर सोइंग। जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरसों की फसल में विरलन की संस्तुति है। सरसों की फील्ड जो है वहाँ पे अगर बोई गई सरसों है तो उसको विरल करने के लिए जो है वो पौधे को उखाड़ा जाता है, तो वो कितने देज के अंदर करना चाहिए बुआई के। तो ये प्रश्न में पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें जो है बी हो जाएगा। बुआई के 20 दिन के बाद जो है वो सरसों की फसल में विरलन की प्रक्रिया जो है, थिनिंग की प्रक्रिया जो है वो हमें करनी चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 ग्राउंडनट सीड कंटेंट, ए है 35% ऑयल एंड 40% प्रोटीन, बी है 45% ऑयल एंड 20% प्रोटीन एंड सी है 45% ऑयल एंड 30% प्रोटीन एंड डी है 55% ऑयल एंड 15% प्रोटीन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 45% ऑयल एंड 20% प्रोटीन जो है वो ग्राउंड नट में पाया जाता है। मूंगफली के दाने में जो है वो 45% तेल होता है, जबकि प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 20% होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, मैच लिस्ट ए बार्ली वैरायटी विच लिस्ट सेकेंड ग्रोइंग कंडीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 में जौ की प्रजातियां दी गई हैं और सूची 2 उत्पादन दशाएं हैं, से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ज्योति जो है इरिकेटेड टाइमली सोन, बी है हरितिमा इरिकेटेड लेट सोन, एन डी है नरेंजौ 2, एन डी है प्रगति। तो इनको आपको मैच करना है कि उनके उत्पादन दशाएं किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती हैं, किस वैरायटी के लिए किस क्षेत्र में हम उगा सकते हैं, सिंचित क्षेत्र या सिंचित पिछेती क्षेत्र, माल्ट के लिए या सिंचित क्षेत्र के लिए। तो इनको पहचाना है। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका ज्योति हरितमा जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही है। ज्योति जो है इरिकेटेड टाइमली के लिए ग्रो किया जाता है और हरितमा जो है इरिकेटेड लेट शो के लिए, जिसे हम सिंचित पछेती बुआई के लिए कहते हैं। एंड सी में जो हो जाएगा नरेन जौ दो जो है वो अनइरिगेटेड एरिया में प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रगति जो है फार्म माल्ट पर्पज के लिए जो है वो जौ की प्रजाति जो है वो ग्रो की जाती है। तो प्रगति जो हो जाएगा माल्ट हो जाएगा। नरेन बार्ली जो है अन इरिगेटेड, हरितमा इरिगेटेड लेट सोन एंड ज्योति इरिगेटेड टाइमली सोन के लिए है। द राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हैज सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप। ए है ऑटमन प्लेस शुगर केन प्लस पोटैटो, बी है ऑटमन प्लेस प्लांटेड शुगर केन प्लस मस्टर्ड, बी है ऑटमन प्लांटेड शुगर केन प्लस चिकपी, बी है ऑटमन प्लांटेड शुगर केन प्लस व्हीट। इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। ए है शरतकालीन गन्ना प्लस आलू, बी है शरतकालीन गन्ना प्लस राई, बी सी है शरतकालीन गन्ना चना, डी है शरतकालीन गन्ना गेहूँ। तो इसमें प्रश्न में 9 में जो है ऑप्शन सही है ए, शरतकालीन गन्ना प्लस आलू जो है वो सब फसली खेती के लिए लाभदायक है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। शरतकालीन गन्ना प्लस आलू की खेती करने से दोनों फसलों का उत्पादन जो है वो शुद्ध फसल की उत्पादन का जो है वो से अधिक होगा। तो ये जो है तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों का उत्पादन जो है शुद्ध फसल से अधिक होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम सी सक्सेना, डॉक्टर डी एस बैस एंड डी है डॉक्टर पंजाब सिंह। इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है। डॉक्टर एस एस बैस जो है वो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं तथा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टर एस एस बैस जो है रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। बी है ए है तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है बिहार। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एंड डी बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता की बात की जा रही है, ना कि उत्पादन की। तो 11 जो है वो ए है, तमिलनाडु में जो है वो उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर गन्ने की सर्वाधिक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द सीक्वेंस ऑफ वेरियस केमिकल यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट इज। ए है फंगिसाइड, बी है इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चरल,
बी है बैक्टीरियल कल्चर प्लस फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, सी है इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बीज शोधन में प्रयुक्त की रसायनों का क्रम क्या होता है, तो उनके बारे में बताना है। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है ए है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर जो है ये कल्चर बीज शोधन के लिए करना चाहिए। पहले हमें कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें कीटनाशी एवं जीवाणु कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है 13, वीड कंट्रोल इन मस्टर्ड फील्ड इज डन बाय ए स्प्रेइंग ऑफ पेंडामिथलिन एट द रेट 3.3 लीटर per hectare ड्यूरिंग लास्ट प्लगिंग। बी है स्प्रेइंग ऑफ पेंडामिथलिन एट दी 3.3 लीटर per hectare 2 days आफ्टर सोइंग। सी है स्प्रेइंग ऑफ पेंडामिथलिन एट दी रेट 6.3 लीटर per hectare बिफोर जर्मिनेशन। एंड डी स्प्रेइंग ऑफ पेंडामिथलिन एट दी रेट 3.3 लीटर per hectare 30 days आफ्टर सोइंग। तो राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, किस द्वारा किया जाता है? तो इस 13 में जो प्रश्न में है वो बी है पेंडामिथलिन का छिड़काव जो है वो हमें 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद करना चाहिए। आफ्टर सोइंग के बाद जो है वो पेंडामिथलिन का छिड़काव किया जाता है जर्मिनेशन से पहले। तो राइट आंसर जो है वो 13 में बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 14, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? डॉक्टर N.E. बोलाग, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर R.S. परोडा एंड डॉक्टर मंगला राय। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 14 में जो है वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डॉक्टर N.E. बोलाग जो है, नॉर्मन ई बोलाग जो है, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है आपका M.S. स्वामीनाथन जो है वो भारत के हैं। डॉक्टर N.E. बोलाग, नॉर्मन ई बोलाग जो है वो हरित क्रांति के जनक है। तो यहाँ पे हरित क्रांति पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 15, ओरावंची वीड इज ए कंप्लीट रूट पैरासाइट, बी है कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, सी है पार्टिकल रूट एंड शूट पैरासाइट, एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ओरावंकी खरपतवार पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, सी है अर्धजड़ व तना परजीवी है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर 15 में जो है वो ओरावंकी जो है वो टोटल रूट पैरासाइट है। तो ये जो है कंप्लीट रूट पैरासाइट जो है वो ओरावंची है। जबकि अमरबेल जो है वो पूर्ण तना परजीवी है। तो स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट जो है वो अमरबेल है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है। तो अमरबेल जो है वो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट हो जाएगा और ओरावंची वीड जो है वो कंप्लीट रूट पैरासाइट। नेक्स्ट प्रश्न है 16, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज, ए है ब्राजील, बी है चाइना, सी है इंडिया एंड डी है अमेरिका। तो सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र है, ए है ब्राजील, बी चीन, सी भारत एंड डी अमेरिका। तीन चारों में से पहचानना है। तो 16 में जो है वो बी है, सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस जो है वो चाइना है। सोयाबीन के दाने में जो है 45% जो है वो प्रोटीन पाई जाती, 45% जो है वो प्रोटीन पाई जाएगी। जबकि तेल की परसेंटेज मात्रा जो है वो 20% होती है। जस्ट उल्टा आपका ग्राउंडनट का होता है। इसमें ग्राउंडनट में जो है वो 45% ऑयल पाया जाता है, जबकि 20% प्रोटीन। और यहाँ पे जो है वो 45% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 20% ऑयल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सिनोनिम्स ऑफ, ए है रेनफेड फार्मिंग, बी है पैरा कल्टीवेशन, सी है पेरिकेशन फार्मिंग, डी है झूमिंग कल्टीवेशन। तो स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है बारानी खेती, पैरा खेती है यथार्थ खेती, एंड डी है झूमिंग खेती। तो ये काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से हम जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इसमें जो है क्रॉप जो है वो फिक्स रहती है, जबकि लैंड जो है वो रोटेट होता रहता है। तो ये मेजर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है। इसमें लैंड जो है वो फिक्स रहेगा, जबकि लैंड जो है वो चेंज होता रहता है, जबकि क्रॉप जो है वो फिक्स रहती है। तो ये स्थानांतरित खेती को झूमिंग खेती भी कहा जाता है। इस खेती में जंगलों को जलाकर उसकी राख पर खेती की जाती है तथा मृदा उर्वरता कम होने पर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स? तो इसमें 18 में जो हो जाएगा आपका सी, मक्का को हम जो है सीरियल्स क्रॉप की क्वीन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर सी है। मक्का एक वर्ष में डे न्यूट्रल फसल है। ये डे न्यूट्रल टाइप का प्लांट है। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है। प्रोटीन की मात्रा जो है मेज में 10 से 12% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। ये
और इसे धान्यों की जो है वो रानी कहा जाता है, तो इसे सीरियल्स की जो है वो रानी कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 व्हीट वैरायटी हैविंग हाईएस्ट हीट टॉलरेंस इज। ए है PBW 343, बी है PBW 443, सी है K 360 एंड डी है DBW 14। तो सर्वाधिक उष्ण सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है, 19 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बी उत्तर जो है वो सही है, K 360 जो है असिंचित दशा में उगाई जाने वाली प्रजाति है, तथा DBW 14 सर्वाधिक उष्ण सहन करने वाली प्रजाति है। तो इसमें में से बी ऑप्शन जो है वो PBW 443 जो है वो हाईएस्ट हीट टॉलरेंस वैरायटी है वीट की, जबकि K 360 जो है वो असिंचित दशा में जो है वो ग्रो की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है SRI सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज इन्वेंटेड इन। ए जापान, बी कोरिया, सी है चाइना एंड डी है मेडागास्कर। SIR पद्धति के द्वारा धान की उगाने की विधि जो है उसका अन्वेषण कहाँ हुआ था। तो इसमें में से राइट आंसर जो है डी है मेडागास्कर जो है वो SRI पद्धति का जन्म स्थली है। SRI पद्धति से धान उगाने में सबसे कम समय में पौध तैयार होते हैं, तथा सबसे कम बीज दर जो है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर लगती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैनोला एक प्रजाति है सनफ्लावर की, लिनसीड की, बी सी है मस्टर्ड की एंड डी है सनफ्लावर की। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 21 में आपका सी हो जाएगा। कैनोला रसों की एक प्रजाति जो है वो मस्टर्ड की है, तो राइट आंसर सी है 21 में सी। नेक्स्ट प्रश्न है 22 विथ द हेल्प ऑफ जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल सोइंग टाइम ऑफ व्हीट कैन बी एडवांस बाई। जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई का समय पहले किया जा सकता है। ए है 7 से 10 डेज, बी है 15 से 20 डेज एंड सी है 25 से 30 डेज एंड डी एंड ऑन ऑफ द एबव। तो 22 में जो होगा आपका ए हो जाएगा 7 से 10 डेज जो है वो समय पहले बुआई जो है वो किया जा सकता है फर्टी डील के द्वारा। जीरो टिल कम फर्टी डील से बीज और उर्वरक को एक साथ जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें सीड और फर्टिलाइजर जो है वो दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि से गेहूं की बुआई जो है वो 7 से 10 दिन पूर्व की जा सकती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच। ये है मेज ट्राइनथीमा मोनोगाइना, बी है गेहूं इकाइनोक्लोवा कोलोना, सी है धान इकाइनोक्लोवा ग्रुसगली एंड डी है आलू साइप्रस रोटंडस। 23 में जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें फैलेरी वीट जो है वो उसमें फैलेरिस माइनर जो है वो खरपतवार है। वीट जो है वीडिसाइड वीट जो है वो फैलेरिस माइनर है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो गलत है 23 में। तो इसमें फैलेरिस माइनर हो जाएगा इकाइनोक्लोवा कोलोना की जगह जो है। तो मक्कम जो है वो ट्राइथीमा मोनोगाइना जो खरपतवार है वो होता है। और साइप्रस रोटंडस जो है वो आलू के खेत में खरपतवार उगता है। तो राइट आंसर इसमें में से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो व्हीट जो है वो इकाइनोक्लोनोआ जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइलेरिस माइनर जो है खरपतवार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 द सुटेबल वैरायटी ऑफ पिजन पी व्हीट क्रॉप रोटेशन इज। अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपज प्रजाति है उपयुक्त प्रजाति है। ए है T7, बी है T17 एंड सी है बहार एंड डी है उपास 120। तो 24 में जो है आपका डी ऑप्शन सही है, उपास 120 जो है वो अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी शुगर केन रैटून मूंग इज। 25 में तो 133.3%, बी है 233.3%, सी है 400 एंड डी है 300। तो 25 में से राइट आंसर ए जो हो जाएगा 133% जो है वो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है पैडी शुगर केन रैटून एवं मूंग की। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 133.3%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है, तो इसमें जो होता है फसलों की संख्या क्रॉप नंबर ऑफ क्रॉप बटे वर्षों की संख्या इंटू 100 के माध्यम से जो है वो क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 विच इंटरक्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूस विल्ट इन्फेस्टॉन इज चिकपी। कौन सी सब फसली खेती चने की उगटा बीमारी के प्रकोप को कम करती है। ए है
चिकपी प्लस लिनसीड, बी है चिकपी प्लस मस्टर्ड, सी है चिकपी प्लस व्हीट एंड डी है चिकपी प्लस बार्ली। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका ए चिकपी प्लस लिनसीड जो है वो सफसली खेती चने की युक्ता बीमारी के प्रकोप को जो है वो कम करती है। तो राइट आंसर 26 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, विच हर्बिसाइड कंट्रोल कैंस इफेक्टिवली, कौन सा तीड़नाशक कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है? ए है 2,4-D, बी है सीमाजीन एंड डी है आइसोप्रोटुरान, डी है ग्लाइफोसेट। इसमें में से राइट आंसर जो है डी है ग्लाइफोसेट जो है वो हर्बिसाइड कैंस इफेक्टिव के लिए कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ग्लाइफोसेट हो जाएगा। यह एक नॉन सेलेक्टिव कीटनाशक रसायन है जो कि कांस समूल रूप से नियंत्रित करता है। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 28, एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज सेट टू बी प्रॉफिटेबल विच व्हेन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER इज A0, B लेस देन 1, C1 एंड डी है मोर देन 1। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांकन अनुपात जो होता है वह एक होता है, एक से कम होता है, शून्य होता है, एक से अधिक होता है। तो 28 में जो है वो डी, एक से अधिक होने पे अंतर फसली खेती का लाभदायक जो है वो लाभदायक होती है। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर ड्रॉट द सोरघम प्लांट थेसाइज ड्यूरिंग इन, ए है रूट्स, बी है लीव्स, सी है शूट्स एंड डी है ऑल द प्लांट पार्ट्स। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है? जड़ों से, पत्तियों से, तने से, सभी भागों से। तो 29 में जो है आपका ए धुरिन का निर्माण ज्वार की जड़ों में होता है, परंतु इसका ट्रांसलोकेशन जो है पत्ती में होता है, जिसके खाने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका 29 में ए हो जाएगा, जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड एट, गेहूं शोध निदेशालय कहाँ स्थित है? ए है हैदराबाद, बी है बंगलौर में, सी है करनाल में एंड डी है लुधियाना में। तो इसमें में से 30 में जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। करनाल में जो है इंटरनेशनल व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड, डायरेक्टोरेट ऑफ जो है वो करनाल हरियाणा में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर जो कि यूपी पीसीएस कंबाइंड एग्रीकल्चर में पूछे गए थे। हालांकि अब जो है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। जीके जीएस के लिए आप परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहाँ से जाके आपको प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का मिलता रहेगा और ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।